लेक्चर की मैं सबसे पहले खासियत बता दूं। आज के लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा कहानी पे थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। कहानी इन द सेंस कि आने वाले जो 2 लेक्चर है ना, उसमें चूंकि हम लोग क्रांति की शुरुआत हो चुकी है, आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन पढ़ रहे थे, है ना, और हम लोग ये भी देखे थे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क आ चुका है पिछले लेक्चर में, तो पहले वो लेक्चर आप लोग देख लो। आज हम लोग बस कहानी पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, इसलिए आप लोगों को कुछ भी पॉइंट्स नोट करने की जरूरत नहीं है। ये मेरे हेल्प के लिए है ना, कि मैं थोड़ा सा इस पे हेल्प ले सकूं पॉइंट वाइज। तो आज का टॉपिक रहेगा बेसिकली कोर्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, है ना, कि फ्रांस की क्रांति क्या क्या कोर्स ली है ना, किस किस रूप में आगे बढ़ी है ना फ्रांस की क्रांति। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है फ्रांस की क्रांति, अलग अलग मोड आए थे इस क्रांति में, तो वही आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, है ना, एक कहानी की तरह मतलब। तो सबसे पहले चूंकि हम लोग मूवी की तरह ही देख रहे हैं, तो कुछ कैरेक्टर्स को मैं इंट्रोड्यूस कर दूं यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स आएंगे जो कि कभी आपको लगेंगे कि यही हीरो है, तो कभी लगने लगेगा ये विलन है। और इतिहासकारों में भी ये है ना, क्या कहते हो कि अलग अलग उनका मत होता है कि इसको हीरो की कैटेगरी में रखा जाए या विलन की कैटेगरी में रखा जाए। तो सबसे पहले पहला कैरेक्टर से मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ आप लोगों को, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, है ना, नाम याद रखना क्योंकि कहानी में ये सब नाम आते रहेगा बीच बीच में। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ये बेसिकली लॉयर थे और पॉलिटिशियन थे। लॉयर समझते हो, है ना, मतलब पढ़ा लिखा ये इंसान था और थर्ड स्टेट से ही ऑब्वियसली ये बिलोंग करता था। ये जो मीराबाउ और एबेसियर जो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे, है ना, वो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के थे, ठीक है, तो वो नोबेल फैमिली और क्लर्की फैमिली के थे। आज जो भी हम लोग कैरेक्टर देखेंगे वो सब थर्ड स्टेट का कैरेक्टर देखेंगे, जो कि बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाया था फ्रांस की क्रांति में। तो रॉबेस्पियर के लिए थोड़ा सा मैं, है ना, इसका बैकग्राउंड कहानी बता देता हूँ। जब लुई 16 राजा बने थे तो वो भी 20 साल के थे, लेकिन रॉबेस्पियर भी उस टाइम स्कूल में ही पढ़ा करते थे, है ना, स्कूल कहो या कॉलेज कहना चाहिए सही मायने में। तो रॉबेस्पियर, है ना, जिस कॉलेज में पढ़ा करते थे, एक बार राजा को और रानी को इन्वाइट किया गया था, मतलब कि ऐसे उस रास्ते से जा रहे थे, तो राजा जैसे कि पहले, है ना, घोड़ा गाड़ी रहता था, उसमें है ना कैबिन बना रहता था, वहां पे बैठा हुआ था। रॉबेस्पियर, है ना, आए वहां पर और है ना उन्होंने राजा को झुककर प्रणाम, जो भी कहा होगा, उसके बाद उनके लिए एक स्पीच उन्होंने पढ़ा था, है ना, मतलब उनकी तारीफ में। लेकिन शायद उस दिन वो राजा लुई 16 ने उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि उसके लिए तो वो एक साधारण इंसान था, लेकिन उसे क्या मालूम था कि आगे जाकर यही इंसान एक ऐसा इंसान में तब्दील हो जाएगा जो कि उसकी जिंदगी का फैसला सुनाएगा, है ना। वो हम लोग आगे देखेंगे लेक्चर में, इसी लेक्चर में। तो इससे आपका इंट्रोडक्शन हो गया मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वो है जॉन पॉल मराट, ठीक है, नाम याद रखिए। जॉन पॉल छोड़िए, मराट, है ना, नाम से याद रखिएगा इसको, मराट। ये कौन थे? तो ये बेसिकली मतलब पहले इन्होंने बहुत सारी चीजों में अपना, है ना, हाथ आजमाया, लेकिन हर जगह ये फेलियर मतलब होते जा रहे थे। तो जब है ना, क्या कहता है, इनफैक्ट ये बहुत गरीबी में इनकी जिंदगी, है ना, बसी थी। कभी कभी एकदम सड़कों पर भी इनको रहना पड़ जाता था, मतलब अकेले टाइप के थे ये। तो इनको एक बीमारी हो गई थी, स्किन डिजीज हो गई थी, जिसके कारण इन्हें मेडिसिनल बाथ हमेशा लेना पड़ता था। मेडिसिनल बाथ कहा जाता है कि जैसे स्किन अगर डिजीज हो गया है उसको, तो वो समाज में तो रह नहीं सकता, तो इसको एकदम अलग में रहना पड़ता था, वो समाज में बाहर निकल भी नहीं सकता था, स्किन डिजीज फैलने की चांस रहती है, तो इन्हें मेडिसिनल बात भी अक्सर लेना पड़ता था। तो मतलब जिंदगी में इनकी बस करवाहट ही थी, है ना, जिंदगी मतलब पूरा निराशजनक थी इस इंसान की। तो जैसे ही क्रांति की शुरुआत हुई तो उन्होंने मतलब न्यूज पेपर पे अपना लिखना शुरू किया, उन्होंने एक न्यूज पेपर बनाया, है ना, जो कि बहुत ही फेमस हुआ। उस न्यूज पेपर का नाम था, फ्रेंच भाषा में कहा जाए तो लैमी टू पीपल, है ना, लैमी टू पीपल फ्रेंच है, ठीक है। इंग्लिश में इसका अनुवादित फॉर्म में है द पीपुल्स फ्रेंड, है ना, द पीपुल्स फ्रेंड। नाम सुनकर लग रहा होगा कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा मतलब न्यूज़पेपर है ना, अपनापन टाइप का लग रहा है। तो बिल्कुल अपनापन टाइप का लोगों को लगता था, क्योंकि ये जो इंसान था बहुत तीखा लिखा करता था, क्योंकि इसकी जिंदगी निराशजनक थी। तो मतलब उसकी जिंदगी में जितने जहर थे, जो भी संवेदना थी, वो सब, है ना, न्यूज़पेपर में वो निकाल दिया करते थे। और बहुत मतलब कि रिवॉल्यूशनरी आइडिया, है ना, जैसे गरम दल जिसको कहते हैं ना हम लोग नॉर्मल भाषा में, वैसे गरम दलीय, है ना, माइंडसेट के ये थे जॉन पॉल मराट,
ठीक है, इनके बारे में भी हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब कहानी बढ़ेगी। तो ये तो मैं कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। और कैरेक्टर जो बीच में आता रहेगा तो मैं बताते रहूंगा, है ना। कुछ और कैरेक्टर्स, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, जैसे कि यहाँ पे एक नाम दिख रहा होगा, एक नाम यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये सबको मैं आगे डिटेल में बताते रहूंगा। तो आज तो बस कहानी सुनना ही है, तो स्टार्ट करता हूँ मैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन हो चुका था, है ना। अब वो सब मैं नहीं सुनाऊंगा आप लोगों को। उसके बाद क्या हुआ था, फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, ये भी हम लोग पढ़ चुके थे। तो यहां से हम लोग थोड़ा सा शुरू करते हैं। तो हुआ क्या, नेशनल असेंबली बन गई, उसने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार कर लिया, है ना। तो एक तरह से बहुत, और बास्टिन का किला को ध्वस्त भी कर दिया गया था। तो है ना, उन्होंने लुई 16 ने अपने एक मंत्री से पूछा कि इज दैट ए रिवोल्ट, है ना, इज इट अ रिवोल्ट। तो मंत्री ने बोला नो शायर, है ना, शायर जैसे हम लोग कहते हैं ना मिस मैडम, ये सब मिस मैडम या सर, है ना, वहां पे शायर बोला जाता था। नो शायर, दिस इज अ रिवॉल्यूशन, है ना। तो लुई 16 को मालूम चल गया था कि ये सिंपल एक रिवोल्ट नहीं था, एक क्रांति का जन्म हो चुका है, ठीक है। तो नेशनल असेंबली बन गए, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन भी लिख दिया गया। तो ये ड्राफ्ट राजा के पास भेज दिया गया साइन करवाने के लिए। तो राजा नॉर्मली तो बोल दिया था ठीक है तुम लोग बनाओ नेशनल असेंबली को, उसने मान्यता दे दी, लेकिन वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो उस पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा था, ठीक है। और लेकिन सिटीजन सबको तो लग रहा था कि सब कुछ मेरे अनुसार हो रहा है, कानून भी बन रहे हैं, ठीक है। तो लोग तो बहुत खुश थे, कुछ कुछ प्रिविलेजेस को हटा भी दिया गया था, है ना। राजा इस पे मान भी गया था, ठीक है। लेकिन जो फाइनल जो होता है ना, सिग्नेचर की जो जरूरत होती है, वो साइन नहीं कर रहा था, ठीक है। कौन, राजा, किंग लुई 16, ठीक है। तो वो साइन नहीं कर रहा था। तो एक तरह से कह सकते हो कि अभी तक जो हम लोगों को लग रहा था कि क्रांति की थोड़ी सी जीत हुई है, तो वो एक नहीं कह सकते हो कि पेपर वाली जीत थी, है ना, पेपर पे जीत हुई है। रियल लाइफ में भी क्रांति जीता नहीं है ना। अभी इसको बहुत कुछ करना बाकी है, जो कि होगा भी। तो वो साइन नहीं कर रहा था, वो अपना पैलेस ऑफ वर्साइल में बैठा हुआ था, वर्साइल का शीश महल में, है ना, जो कि लुई 14 ने बनाया था। तो लुई 16 वहां पे बैठे हुए थे, मैरी एंटोनेट के साथ अपना वैसे ही भोग विलास कर रहे थे। कोई ज्यादा उतना इनको टेंशन भी नहीं था, तो थोड़ा बहुत टेंशन था ही। तो हुआ क्या, जॉन पॉल मरात, है ना, उस टाइम में ना क्या कहता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब हम लोग देखे थे कि है ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आ चुका था, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन में लोग है ना न्यूज़पेपर सब लिख सकते थे आराम से। अब देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर में तो नेशनल असेंबली जो था वहां पर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर चूंकि नए नए आए थे और इनका वक्तव्य बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छे वक्ता थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। तो इन्होंने कुछ बातें डिमांड रखी वहां पर, है ना। वैसे अभी ये हेड नहीं बने थे नेशनल असेंबली में, मतलब एक बहुत नहीं होता है कि फेमस फिगर नहीं थे, लेकिन हाँ बहुत इनकी जान पहचान थी, है ना। मोस्ट पावरफुल तो नहीं थे लेकिन फेमस जरूर थे, है ना, जान पहचान इनकी बहुत अच्छी थी लोगों के बीच। तो इन्होंने कुछ डिमांड रखा, जैसे यूनिवर्सल सफरेज, है ना। यूनिवर्सल सफरेज का मतलब क्या हुआ कि हर किसी को वोट देने का अधिकार हो, है ना। यूनिवर्सल सफरेज एक पॉलिटिकल टर्म है, पॉलिटिक्स का टर्म है, जिसका मतलब होता है राइट टू वोट फॉर एवरीवन, ठीक है। अभी हम लोग क्या देखे थे, 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें सब लोगों को राइट टू वोट नहीं था, कुछ एक्टिव सिटीजन्स थे, कुछ पैसिव सिटीजन्स थे। तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने क्या डिमांड किया कि सब लोगों को वोट करने का अधिकार होना चाहिए। अच्छी बात है ना, होना भी चाहिए। इन्होंने कहा एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, है ना। एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी का मतलब क्या हुआ कि गुलाम प्रथा जो है इसको खत्म कर देना चाहिए, है ना। जो भी गुलामी जो होता है, बंधुआ मजदूरी जो होती है, इसको खत्म कर देना चाहिए, है ना। ये टॉपिक आगे भी आएगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये भी इन्होंने कहा फ्री प्रेस होना चाहिए, है ना। प्रेस मतलब वही न्यूज़पेपर, है ना, या लोगों को अपने वक्तव्य रखने की स्वतंत्रता है ना, इसी को फ्री प्रेस कहा जाता है। तो फ्री प्रेस होना चाहिए, न्यूज़पेपर में आदमी कुछ भी लिख सकता है, उस पर कोई भी रोक टोक नहीं होना चाहिए, जैसे कि आज है। नो डेथ पेनाल्टीज, है ना। इनका यह भी मानना था कि पुरातन काल से फ्रांस के समाज में बहुत सारी डेथ पेनाल्टीज होती थी, है ना। और पुराने टाइम में मेडाइवल पीरियड में बहुत खतरनाक डेथ पेनाल्टीज हुआ करते थे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, है ना, घोड़ों से 2 हाथ को बांध दिया जाता था इधर, और इधर 2 पैर को बांध दिया जाता था, घोड़ा दोनों जा रहा है ना। तो समझ लो हाथ पैर कैसे टूटेगा, मतलब कितना दर्द होगा, ठीक है। फिर ऐसा ही है ना, कुछ मैं देखा हूँ, है ना, इधर उधर मूवी सब में भी देखा हूँ।
कि ऐसे करके कुछ कांटा टाइप का रोल कर रहा है ना, गियर टाइप का, उसमें दूसरा रोल कर रहा है उसके ऊपर, और यहाँ पे आदमी को लेटा दिया जाता है। एकदम बहुत खतरनाक दर्दनाक पेनाल्टीज हुआ करते थे। तो रॉबेस्पियर ने बोला कि अब हम लोग इनलाइटमेंट, एज ऑफ इनलाइटमेंट में आ चुके हैं, अब है ना ये सब चीजें पुरानी चीज हो गई, अब ये सबको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। याद रखना इस चीज को, क्योंकि आगे जाकर ये इंसान बहुत भयंकर बदलने वाला है। ठीक है, इसलिए मैं ये सब चीज पर फोकस कर रहा हूँ। तो इन्होंने क्या कहा कि डेथ पेनाल्टीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। एक पॉइंट में भी छोड़ रहा हूँ, है ना, ये कहानी में आगे आएगा। तो इनकी बातें ये सब थी। अब क्या हुआ, तो फ्री प्रेस है ना लगा दिया गया। ठीक है, नेशनल असेंबली में इसको स्वीकार कर लिया गया। तो फ्री प्रेस में जॉन पॉल मराट, है ना, इनको हमेशा ये शक होता था, इनको जॉन पॉल मराट को, कि हर कोई, है ना, मैक्सिमम लोग रिवॉल्यूशन के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। ठीक है, रिवॉल्यूशन के खिलाफ, क्रांति के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। ये हमेशा है ना क्या कहता है, इनको ये संदेह रहता था जॉन पॉल मराट जी को। ठीक है, तो ये हमेशा है ना पूरा करवाहट में लिखते थे, है ना, कि जो भी नॉबिलिटी क्लास है, जो भी क्लर्की क्लास है ना, जिनकी अभी अभी प्रिविलेज छीनी गई है, ये लोग अभी क्रांति के खिलाफ है। तो इससे है ना जो थर्ड स्टेट के जो आम जनता, गरीब जनता है, वो पढ़ के बौखला जाती थी, ये है ना, वो जानकर ये, तो लोगों में ये बौखलाहट बहुत भयंकर थी। और अभी राजा डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन पे साइन भी नहीं कर रहा था। हुआ क्या फिर, उसी टाइम एक आपको मैं बताया था कि ब्रेड का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया था, है ना, औरतें है ना क्या कहते हैं ब्रेड के शॉप को लूटने भी लगी थी, है ना, ये सब हम लोग देखे थे। वे गरीब किसानों ने गांव में, है ना, थोड़ा सा रिवोल्ट कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। तो हुआ क्या, इस बार क्या हुआ कि कुछ, है ना, मैक्सिमम औरतें जो, है ना, बहुत गरीब तबके के मतलब से आती थी, खासकर जो फिशर वुमेन थी, है ना, जो मछलियां पकड़ने का काम करती थी या सब्जियां रोपने की काम करती थी, तो थोड़ी सी वो मस्कुलर थी, है ना, क्योंकि वो काम कर रही है। अब खुद समझो, जो महल में और लेडीज रहेंगी तो उनको तो कोई काम करना नहीं रहता है, तो ये लोग मस्कुलर रहती थी। इन लोगों ने क्या किया, है ना, भाला, स्पाइक्स, तुम लोग समझते हो स्पाइक्स क्या होता है, जैसे कि एक बहुत सारा डंडा टाइप का ऐसे रहता है, ठीक है, उसके ऊपर है ना हल्का सा ऐसे करके वो रहता है ना, फिल्मों में या कहीं देखे हो, उससे मारा जाता है ऐसे करके। तो ये नॉर्मल रहता था सब लोगों के पास उस टाइम, तो यही सब चीजें रहती थी। तो ये लेडीज लोग क्या की, पूरा मार्च कर दी, है ना, वर्साई में, चूंकि रहती थी पेरिस में, लेकिन राजा वर्साई में रहता था कि पेरिस में कौन गरीबी देखे, है ना, साइड में रहो। ठीक है, पहले वैसे राजा पेरिस में ही रहते थे, लेकिन लुई 14 के टाइम से वो, है ना, वर्साई में रहने लगे थे, वर्साइलीज। ठीक है, तो वहां पर ये लोग मार्च करती सारी लेडी, और है ना क्या कहता है गेट, जो महल था वर्साई का शीश महल, उसके गेट के पास वो खड़े हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे कुछ आदमी भी ज्वाइन करने लगे, है ना, और वहां पे बहुत भयंकर चिल्लाना उन्होंने शुरू किया, है ना, राजा के खिलाफ। ठीक है, तो इनका बस एक मकसद था कि राजा बाहर आए और वो जो जनता है उसको संबोधित करे, क्योंकि जनता भी अभी, है ना, पूरी हर तरह से उनका मतलब कंफ्यूज टाइप की थी कि हो क्या रहा है, क्योंकि क्रांति उस टाइम आम बात नहीं थी। आज हम लोग क्रांति के बारे में पढ़ते पढ़ते समझते हैं कि कभी भी क्रांति हो सकती है ना, लेकिन उस टाइम ये आम बात नहीं थी। तो वो बस चाहते थे, वो जो मॉब जो थी, है ना, वो जो जनसेना कह सकते हो, वो जो जनसेना थी वहां पर, वो बस चाहती थी कि राजा आए और उसको संबोधित करे, है ना, लेकिन राजा पैलेस से बाहर निकलने का नाम भी नहीं ले रहा था। ठीक है, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, राजा ने देखा कि जब भीड़ बढ़ती जा रही, तो उन्होंने फिर डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन पे साइन कर दिया कि ठीक है, लो तुम लोग संविधान बनाए हो, मेरे पावर को तुमने कम कर दिया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं मानता हूँ, है ना। भीड़ को देखकर ये डरा हुआ था। वैसे भी मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि लुई 16 तो ऐसा, है ना, अयोग्य राजा था, इसको क्या करना है, कैसे, है ना, मैटर को संभालना है, ये इसे ज्यादा मालूम नहीं था, इंटरेस्ट भी नहीं था। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद राजा ने सोचा कि अब भीड़ चली जाएगी वहां से, लेकिन भीड़ वहां से नहीं गई, है ना, पूरा एक दिन 2 दिन वहीं पर भीड़ रह गई। ठीक है, अब इनका दिमाग पागल हो चुका था भीड़ का। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया, वो जो रॉयल जो गार्ड जो होते हैं पैलेस के, उन सबको उन्होंने मार दिया। ठीक है, और सबको उस भाले के नोक पर उनके ना क्या कहते हैं सर को वहां पर टांग दिया। ठीक है, अब ये भीड़ पागल हो चुकी है ना, इनको ये बस चाह रही थी कि राजा आके संबोधित करे, लेकिन राजा आ ही नहीं रहा बाहर। अब ये क्या किया कि इन्होंने, है ना, गेट को तोड़ के एकदम महल में ये प्रवेश कर गई। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो भीड़ जो गुस्सा थी, वो राजा से ज्यादा, है ना, रानी पे गुस्सा थी, मैरी एंटोनेट पे। यार
कभी मैरी एंटोनेट ने कहा था इफ दे डोंट हैव, है ना, ब्रेड देन व्हाई नॉट दे ईट केक, याद करो। तो मैं पहले शायद फर्स्ट लेक्चर में ये बताया था कि अगर ब्रेड नहीं है तो केक क्यों नहीं खाते हैं ये लोग, है ना, भीड़ को उन्होंने, ऐसा कोई मतलब फिक्स नहीं है, प्रमाण नहीं है कि उसने कहा था ऐसा, तो रिकॉर्डिंग है ना, है नहीं, मतलब इतिहासकार लोगों ने लिख दिया है उसके स्वभाव को लेकर। खैर इस पर हम लोग बहस नहीं करेंगे अभी। तो रानी से ज्यादा गुस्सा थी ये लोग, ठीक है, जो भीड़ थी, और ज्यादातर औरतों की भीड़ थी। इन लोगों ने क्या किया कि जो महल में ये प्रवेश की, तो जो रानी का जो चैम्बर रहता था उसके तरफ ये जाना शुरू कर दी, और कोई लोग चिल्ला रहे आई वांट हर लेग, आई वांट हर आर्म, आई वांट हर हेड, है ना, मतलब मार ही देना चाहती थी वो मैरी एंटोनेट को। तो मैरी एंटोनेट डरे डरे फिर लुई 16 के कमरे में गई, है ना, वहां पे, है ना, फिर, है ना, थोड़ी सी रॉयल गार्ड सब वहां पर आ गए, तो फिर भीड़ थोड़ा सा वहां पे शांत हुई, ठीक है। लेकिन भीड़ का भी मकसद पूरा नहीं हुआ। उसने क्या किया, मतलब इस भीड़ में समझ लो कोई सेना नहीं है, भीड़, है ना, बस भीड़, और ना ही ये मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर पे ये लोगों ने भी नहीं कहा था जाओ तुम लोग ऐसा करो, बस भीड़ का जो मन कर रहा है वो कर रही है ये, है ना। इसलिए मैं कहा था ना कि पहले कि ये अनऑर्गेनाइज थी थोड़ी सी फ्रेंच रिवोल्ट। तो भीड़ ने क्या किया कि राजा को बंदी बनाया, राजा और रानी को, और उसको वहां से वर्साय से पेरिस तक एकदम मार्च करते हुए लाया, ठीक है, मतलब एक बंदी के तौर पे, है ना। उन्होंने कहा कि पेरिस में तुम लोग, पेरिस हम लोग जनता पेरिस में रहती है, तो तब तुम लोगों को हाल पता चलेगा कि पेरिस की जनता का क्या हाल है ना। एक वीरान जगह पे अलग जाकर रहोगे तो उसमें कोई फायदा है नहीं। तो ये भीड़ ने क्या किया कि वर्साय से लेके पेरिस तक, है ना, राजा को मार्च करवाया, मतलब घोड़ा गाड़ी में मार्च करवाया। लेकिन साथ में क्या था, अपना गुस्सा दिखाने के लिए उसने क्या किया, जो स्पाइक्स में जो गार्ड को जो काट दिया था उन्होंने गले, उस गले को, है ना, स्पाइक्स पे टांग के मार्च करवा दिया था। तो जो लीडर्स थे नेशनल असेंबली के, वो लोग भी चकित थे ये हो क्या रहा है यहाँ पर। तो खैर उन लोगों ने, है ना, कुछ कहा नहीं उसके बारे में। वो लोग भी क्या किए, वर्साय में जो उन लोगों ने नेशनल असेंबली बनाया था वो लोग भी पेरिस आ गए, है ना, क्योंकि नेशनल असेंबली जो बनाया था मैं बताया था ना, वर्साय में स्टेट जनरल बुलाया गया था, उसके जस्ट बगल में टेनिस कोर्ट था, वहीं पर वो लोग नेशनल असेंबली बना दिए थे, है ना, इकट्ठे होकर। तो वो यहाँ पर आ गए। तो, है ना, फ्रांस अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन चुका था। याद है मैं पिछले लेक्चर में ये सब नहीं बताया था, है ना, लेकिन हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क पूरा बता दिया था। तो ऐसे कहानी बढ़ी थी, है ना, थोड़ा सा इंटरेस्ट जगह होगा। अभी और इंटरेस्टिंग पार्ट्स आने वाले हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि नेशनल असेंबली के पास एक चुनौती आ गई। चुनौती क्या थी, और हाँ एक चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि लुई 16 को जो पेरिस में जो रखा गया, है ना, ऐसा नहीं कि बंदी बना दिया गया, महल में रखा गया। उस महल का नाम था पैलेस ऑफ ट्यूलरीज, है ना, स्पेलिंग देखो TUILERIES, है ना, ये एनसीईआरटी में भी इसका जिक्र है। पैलेस ऑफ ट्यूलरीज ये पेरिस में था, लेकिन ये एक बंधक के तौर पर ही रह रहे थे, मतलब कि जनता ही, है ना, लेके आ गई तो बंधक ही के तौर पे, लेकिन हाँ महल में ही है। इसी महल में पुराने राजा सब रहते थे, जब वर्साय का महल उस टाइम जब नहीं बना था, ठीक है, और बाद में भी राजा लोग यहीं पर रहते थे, नेपोलियन सब भी इसी में रहता था। खैर तो वहां पर, है ना, क्या कहता है, आ गए राजा। अब यहाँ पर क्या हुआ, राजा ने क्या किया, इनकी बात तो मान ली, लेकिन अभी भी उनके दिमाग में था कि, है ना, मुझको राजगद्दी प्राप्त होनी चाहिए, है ना, अभी भी वो चाह रहे थे किसी तरह इस रिवॉल्यूशन को वो दबा दें, है ना। तो ये क्या हुआ, ये राजा और रानी ऑस्ट्रिया से, है ना, पत्राचार करने लगे, मतलब उन लोगों की मदद मांगने लगे, ठीक है, कि तुम लोग सेना भेजो। और ऑस्ट्रिया की ही तो राजकुमारी थी मैरी एंटोनेट, है ना, और बाकी दूसरे देश भी, है ना, बहुत ध्यान से देख रहे थे यहाँ की घटनाक्रमों को, है ना, कि यहाँ हो क्या रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल नया चीज था लोगों के लिए उस जमाने में। तो जैसे ही नेशनल असेंबली को पता चला कि राजा, है ना, ऐसा काम कर रहा है, ठीक है, तो ये नेशनल असेंबली ने डिक्लेयर किया कि हम लोग इससे पहले ऑस्ट्रिया में पे वार करें, है ना, आक्रमण करें, हम लोग को खुद ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर देना चाहिए। उस टाइम मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने अपोज किया था। देखो मैं यहाँ पॉइंट लिखा हूँ, ही अपोज वार ऑन ऑस्ट्रिया, है ना। उन्होंने कहा कि अभी ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करने की क्षमता में फ्रांस नहीं है, है ना, फ्रांस के ऐसे कंडीशंस, ऐसे हालात नहीं है, हमें आक्रमण नहीं करना चाहिए। लेकिन उस टाइम इनकी बातें दब गई, है ना, इनके पास मेजोरिटी नहीं थी, ठीक है, तो आक्रमण हो गया। अब आक्रमण तो हो गया, लेकिन तो सारे जो, है ना, अच्छे जो एबल पर्सन्स थे, है ना, जो सेना में भर्ती करने लायक थे, वो लोग सब बॉर्डर पर चले गए लड़ने के लिए। धीरे धीरे क्या हुआ, फ्रांस ये, है ना, मतलब लड़ाई में थोड़ा सा बैकफुट पे था, वो हार ही रहा था एक तरह से।
ठीक है, तो वो हार रहा था, तो अब और ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ रही थी। तब उस टाइम पिक्चर में आते हैं डेंटन साहब, है ना, एक डेंटन थे, ये भी मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के पार्टी गए थे। इन दोनों का पार्टी बेसिकली जैकोबिन क्लब था, मैं इसके बारे में ना डिस्कस करूंगा, पार्टी का नाम ये। तो एक ही पार्टी के थे। तो डेंटन क्या थे कि वो मतलब कि थोड़ा सा हिस्ट पिस्ट, थोड़ा सा मतलब उनका शरीर था और वो लोगों के बीच ज्यादा रहे थे, तो उनको पता था कि लोगों से कैसे बात करना है ना, लोगों की विचारधाराएं कैसी होती है। तो इनका एक क्या काम था, मास मोबिलाइजेशन करने का। मास मोबिलाइजेशन का कहने का तात्पर्य है कि स्पीच देकर लोगों को उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें कि वो युद्ध में शामिल हो, ठीक है। तो लोग इनकी बातें मानने लगे, बहुत से लोग, है ना, पेरिस से फिर वो बॉर्डर पर जाने लगे लड़ने के लिए। अब यहाँ पर दिक्कत शुरू हुई। क्या दिक्कत हुई? मराद साहब अभी बैकफुट पे गए, अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे। इनको तो हर जगह संदेह ही संदेह दिखता था कि कुछ भी यहाँ पे गड़बड़ी हो सकती है। इससे पहले वो गड़बड़ी हो, वो पूरा एकदम लेख उख लिख दिया करते थे। इन्होंने एक प्रपोजल रखा कि हम लोग जो भेज रहे हैं, ठीक है, सेना को यहाँ से, और तब तक क्या हुआ था ना बाबू, तब तक क्या हुआ था कि बहुत सारे जो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोग थे, जो अभी राजा से मतलब होता है सहानुभूति रखते थे, उन लोगों को प्रिजनर्स में रख, है ना, प्रिजनर्स, उसको प्रिजन कर दिया गया था, बंदी बना दिया गया था। तो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट की तो बहुत सारे लोग थे, सब पेरिस वर्साई में रहते थे। तो बंदियों की जनसंख्या ज्यादा हो गई और पेरिस में आदमियों की संख्या कम हो गई, समझ लो, बंदियों की संख्या ज्यादा हो गई। तो जॉन पॉल मार्क को लगा, है ना, एक संदेह हुआ कि ऑस्ट्रिया तो आगे बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, ऑस्ट्रिया आगे बढ़ता जा रहा था, फ्रांस को हराता जा रहा था, ठीक है। तो जब पेरिस से कुछ मील दूर पर ही है ना ऑस्ट्रिया पहुंच गया, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ये लोग जो बंदी बनाए गए, ये लोग फिर से पेरिस में विद्रोह कर ले, है ना, और यहाँ पर उतनी सेना है नहीं पेरिस में कि इन लोगों के विद्रोह को दबाया जा सके, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पर रोल आता है ना, जैकोबिन क्लब का, ठीक है। जैकोबिन क्लब के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो बेसिकली ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी, ठीक है। इसके जो मेन लीडर जो हम लोग कह सकते हो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, डेंटन, ये सब थे। वैसे ये लोग पहले है ना, एक माउंटेन टाइप का, माउंटेन नाम था एक पार्टी का, उसमें थे। लेकिन खैर अभी जैकोबिन क्लब, है ना, देखते हैं हम लोग इसमें जो लोग थे वो बहुत गरीब तबके के लोग थे, मतलब गरीब तबके से बिलोंग करते थे। इनको सांस्कुलोटिस भी कहा जाता है। ये बाबू एनसीईआरटी में हम लोग को पढ़ना भी है, सांस्कुलोटिस, ठीक है। सांस्कुलोटिस कहा जाता है। सांस्कुलोटिस करने का मतलब क्या है कि पहले फैशन था कि जो घुटने तक है वही तक के कपड़े पहने जाते थे, लेकिन इन लोगों ने कहा, जो गरीब तबके के लोग हैं, ये घुटने से नीचे तक का पहने लगे, है ना, मतलब क्लोथ्स विदाउट नी ब्रीचेज, है ना, इसको कहा जाता है, जो लोग इस बात को मानते थे। और इन लोगों का कहना था कि यही फ्रांस की असली सभ्यता का निशानी है, ठीक है। तो खैर ये रेडिकल ग्रुप था, मतलब गर्म दल टाइप का था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जैकोबिन क्लब के और सांस्कुलोटिस ने, इसमें जो लोग थे, मतलब जो थर्ड स्टेट के लोग थे और जो गरीब लोग थे, तो जनता फिर से पागल हो गई। महाराज जब भी कुछ लिखता था जनता पागल हो जाती थी। ये लोग क्या किए कि खुद अपने हाथों से, मतलब कोई नेता ने कुछ नहीं कहा था, ये लोग सारे लोग प्रिजनर्स, है ना, जहां जहां बंदी बनाया गया था, जो जेल खाना होता है, वहां गए ये लोग जेल पे, और जो भी प्रिस्ट हो, क्लर्गी हो, नोबिलिटी हो, कोई भी वर्कर, उन सबको इन लोगों ने मारना चालू कर दिया। लगभग 2-4 दिन के अंतराल में ही लगभग 1000 लोगों को मार दिया गया था, जो बंदी थे, जो कुछ नहीं कर रहे थे, बस शक के कारण, है ना, कि ये लोग कुछ कर सकते हैं, बस इसी शक के कारण उन लोगों को मार दिया गया। अब ये जो घटना हुई, है ना, ये घटना हर जगह फैल गई, ठीक है। और भी देशों में, जो वहां पे ब्रिटेन था, प्रशा था, ये सब था, तो प्रशा ने क्या किया, ऑस्ट्रिया का मदद करना शुरू कर दिया कि अब थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। आज यहाँ हो रहा है, कल हमारे देश में भी हो सकता है। तो बहुत सारे देश मिलकर अब फ्रांस पर आक्रमण करने लगे। तो फ्रांस और है ना हारना शुरू कर दिया, है ना, हर कोने से हारने लगा। ब्रिटेन भी नेवल, है ना, शिप से आक्रमण कर दिया था, थोड़ी एक जगह है, तो वहां पे भी फ्रांस हारने लगा था। और लंदन टाइम्स, जो वहां की न्यूज़पेपर उस टाइम थी, वहां पर है ना क्या कहते हैं, एक पत्रकार ने ये कहा कि तुम लोग तो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का नारा तुम लोगों ने दिया फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, क्या यार लिबर्टी है, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, क्या यही स्वतंत्रता है? ये तो वो
है ना, इट इज जस्ट सैवेज, है ना। ये इन लोगों ने जो काम किया वो है ना, क्या कहते हैं उसको, बर्बरता का काम किया है ना। बंदियों को इस तरह मार दिया, और मारा भी ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे से मार दिया, मतलब थकूच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब ठीक है। इसमें मैं ज्यादा डिटेल जाना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। फिर ऐसा हो गया। अब फिर क्या हुआ, एक सेकंड में पॉज लेता हूँ, पानी पी लूं। हाँ, तो बहुत सारे बंदियों को वहाँ के जो जैकोबिन क्लब सांस्कृतिक से उन लोगों ने कत्लेआम कर दिया था, है ना। इसकी हर जगह निंदा हो रही थी। इनफैक्ट मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, है ना, अब तक ये फेमस हो चुके थे, ठीक है। और इनको लोग द इनकरप्टिबल का उपनाम भी दे दिए थे। इनकरप्टिबल मतलब अभ्रष्ट, जिसे भ्रष्ट नहीं किया जा सकेगा, जो हमेशा अच्छाई का ही मतलब साथ देगा, है ना। ऐसा इनका इमेज बन गया था, बहुत पावरफुल इमेज था। और यही एक तरह के बहुत बड़े नेता बन चुके थे, वहां के सबसे बड़े लीडर रिवॉल्यूशन के। तो इन्होंने भी कहा, है ना, कि हाँ ये अब बहुत ज्यादा हो चुका है। इनका भी यही मानना था कि अब जो जनता जो ये काम कर रही है, अब उनको ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मर्जी आ रही है वो कर देते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा कि अब एक अच्छे नेतृत्व की बारी आ गई है, जो कि गाइड करेगा कि रिवॉल्यूशन को कैसे कैसे जाना है, ठीक है। और इसमें इन्होंने अपना ही नाम हाथ खड़ा किया, है ना, कि मैं अब गाइड करूंगा तुम लोगों को कि कैसे कैसे क्रांति को आगे बढ़ाना है, ठीक है। अब क्या हुआ, उसी टाइम एक न्यूज छपी, है ना। कितनी सच थी कितनी गलत थी ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन अफवाह बहुत भयंकर फैल गई। वो न्यूज यह था कि ऑस्ट्रिया के किसी राजा ने, मतलब ये न्यूज है लिखित में लिख के भेजा है कि न्यूज़पेपर को किसी, कि अगर राजा को कुछ हुआ तो फिर, है ना, फ्रांस को मतलब कब्जे में कर लिया जाएगा। अगर राजा को कुछ हुआ, है ना, तो ये न्यूज सही है कि गलत है किसी को आज तक नहीं मालूम चला, लेकिन इतना तो पता है कि ये न्यूज बैकफायर कर गई। बैकफायर क्या कर गई कि जो भी भेजा होगा उसने ये सोचा होगा कि लोग डरेगी, है ना, फ्रांस डरेगी, क्योंकि फ्रांस अभी उस हालात में है नहीं कि वो सामना कर सके दूसरे एम्पायर का। लेकिन वो न्यूज के कारण सारी जनता फिर से भड़क गई, है ना। और इस बार क्या हुआ कि राजा जो पैलेस ऑफ ट्यूलरीज में थे, सारी जनता अब यहाँ पर भी पहुंच गई। यहाँ पर भी उसने गार्ड को मार दिया, है ना। और इससे क्या हुआ कि जो राजा था भयंकर डर गया। वो किसी तरह जान बचाते हुए वो खुद नेशनल असेंबली में पहुंच गए, है ना, कि मुझको जान बचा लो, ठीक है। जैसे ही वो नेशनल असेंबली में पहुंचे तो वहां पर जो लोग थे, है ना, जो नेता थे, है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन सब बनाया करते थे, जो नेशनल असेंबली की मीटिंग होती थी, उन लोगों ने उसी क्षण, है ना, उन्होंने कहा कि अब राजतंत्र यहाँ पे बैन कर दिया जाए, ठीक है। तो यही पर टॉपिक आती है, फ्रांस एबोलिशेज मोनार्की, है ना। पहले क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, है ना। इनफैक्ट मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर भी, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का सपोर्ट किया करते थे, है ना। लेकिन अब हर कोई यही कहने लगा, रॉबेस्पियर ही अब हेड हो चुके थे वहां नेशनल असेंबली में, सबसे बड़े नेता के तौर पे उभर गए थे कि अब मोनार्की का यहाँ पर कोई जरूरत नहीं, अब राजा की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर एक गलती उन्होंने और क्या किया था राजा ने, कि जब इनको यहाँ इस महल में बंदी बनाया गया था, ठीक है, ये चुपके से क्या किया, रात को, है ना, वेश बदल के ये रानी और अपने बच्चों के साथ सोचे कि हम बॉर्डर से पार कर जाएंगे, ठीक है। तो बहुत दूर तक वो पहुंच गए, मतलब बॉर्डर से मात्र कुछ ही मील दूर थे, है ना। लेकिन एक वहां के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने इसे पहचान लिया, है ना। इन्होंने सोचा कि मतलब कि जनता इनका सपोर्ट करेगी राजा का, क्योंकि राजा का जनता हमेशा सपोर्ट करती है, राजा कुछ भी हो, ठीक है। एक मतलब एक टेंडेंसी हो जाता है ना, वंशानुगत ये परंपरा चली आती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, जनता ने भी, है ना, गांव की जनता ने भी, जो पहले थोड़ा बहुत सपोर्ट भी करती थी, वो कहती थी कि इतनी मारपीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गांव की जनता क्या होती है, मतलब वो थोड़ा शांति पसंद लोग होते हैं वो लोग। अब वो लोग भी, है ना, देखने लगे कि ये तो राजा हम लोग को ऐसे इस मुसीबत के घड़ी में छोड़कर जा रहा है ना। तो जनता उनसे खिलाफ हो गई, और उसी टाइम ये मतलब सर्कुलेट भी हो गया कि, है ना, अगर राजा को कुछ हुआ तो, ठीक है। तो इस कारण, है ना, सारी जनता क्या हुआ, गुस्सा करके इस पे आक्रमण कर दी, और राजा फिर नेशनल असेंबली में आके भाग कर आ गया, और मोनार्की को हमेशा के लिए एबोलिश कर दिया गया। 1792 की बात है। अब क्या हुआ, इंटरेस्टिंग मोड़ क्या हुआ यहाँ पर, सारी जो ये जैकोबिन क्लब्स हैं, ठीक है, इनका थोड़ा दबदबा ज्यादा हो गया था, इनका मतलब कि बहुत ज्यादा हो गया था लोगों के बीच। तो ये लोग क्या कहते थे कि अब राजा को मार देना चाहिए, ठीक है।
अब राजा चूंकि है ना, राजा ने ट्रेटर वाला काम किया, विश्वासघात वाला काम किया, इसने है ना ऑस्ट्रिया के दूसरे राजा से है ना क्या कहता है, जिससे हम लोग लड़ रहे हैं उससे ये मदद मांग रहा है राजा, तो राजा तो विश्वासघाती हुआ। ठीक है, तो अब राजा को मार देना चाहिए। तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो एक टाइम है ना ये खून खराबा का विरोध करता था, है ना, यहाँ पे पॉइंट में स्टार्टिंग में बताया था, इसने भी अब कहा कि हाँ अब राजा को मार देना चाहिए। इनफैक्ट इसने एक बहुत फेमस लाइन भी कहा है, वी हैव टू किल द किंग सो दैट रिवॉल्यूशन कैन लिव। हमें राजा को मारना ही पड़ेगा ताकि क्रांति जिंदा रह सके। ठीक है, ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। तो फिर एक ट्रायल बैठाया गया, है ना, वहां पे राजा के मतलब हिसाब करना था कि उसने क्या गलती की। तो हिसाब तो क्लियर था, उसने गलती की है, विश्वासघात वाला काम किया ही है। बस क्वेश्चन था कि पनिशमेंट क्या दिया जाए, है ना, पनिशमेंट पे बस सवाल था। तो यहाँ पर भी दो है ना गुट में लोग बट गए थे। किसमें? जैकोबिन क्लब और एक गिरोंडिन्स थे। ठीक है, गिरोंडिन्स एक दूसरा पॉलिटिकल पार्टी है, इसके बारे में मैं बता दूं, ये थोड़ा सा मॉडरेट ग्रुप था, है ना, मतलब कि आराम से काम करो, ज्यादा मारपीट के ये खिलाफ रहता था, और जैकोबिन क्लब हमेशा मारपीट के साथ रहता था। अब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जैकोबिन के हेड हो चुके हैं। ठीक है, अब इनको खून खराबा पसंद आ चुका है। ठीक है, तो जैकोबिन क्लब क्या चाहता था कि राजा को मार दिया जाए जान से, है ना, डेथ पेनल्टी होना चाहिए राजा को। और गिरोंडिन्स चाहता था कि नहीं, डेथ पेनल्टी नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेथ पेनल्टी अगर हुआ तो जो दूर की जनता है, जो शांति प्रिय जनता है, हो सकता है वहां सिविल वार गृह युद्ध की स्थिति आ जाए, है ना, तो हो सकता था ऐसा। लेकिन जैकोबिन क्लब चूंकि बहुसंख्यक थे तो उनकी बात ही मानी गई, है ना, और डेथ पेनल्टी सुना दिया गया कि अब राजा को डेथ पेनल्टी दे दिया जाएगा, मतलब उनकी जान से मार दी जाएगी। अब कैसे मारी जाएगी इसका अब इंटरेस्टिंग है ना मोड़ आता है यहाँ पर। उसी टाइम फ्रांस में एक यंत्र का, है ना, एक मशीन का इन्वेंशन हुआ था, किलिंग मशीन का इन्वेंशन, जिसको गिलोटिन कहा जाता है। मैं लिखा होगा शायद गिलोटिन, कहीं नहीं लिखा हूँ। हाँ, ये जो गिलोटिन है ना, ये तो मैं वर्ब बना दिया हूँ, गिलोटिन उसको कहा जाता है। इस मशीन का कैसा था, मैं कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा बताता हूँ। इनफैक्ट एक मूवी में देख रहा था, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, शायद 2-3 साल पहले रिलीज हुई थी जब मैं कॉलेज में था, तो उसमें इस पर बैन भी किया था ना, सार्केस्टिक वे में। फ्रांस का ही वहां पे भी सेटअप किया गया था उसी जमाने का। तो बेसिकली ऐसे करके दो रड, मतलब दो पाया रहता था, बीच में क्या होता था, एक ब्लेड रहता था ऐसे करके, जो कि बहुत नुकीला ब्लेड होता था और बड़ा सा ब्लेड होता था। ठीक है, और इंसान का जो सर होता है वो ऐसे करके रख दिया जाता था। ठीक है, इधर सर है और इधर पैर है, यहाँ गर्दन के जस्ट ऊपर ब्लेड रहता था, और उसके बाद ब्लेड को जोर से, मतलब यहाँ से नॉक हटाया जाता था, तो जोर से ब्लेड गिरती थी और है ना क्या कहता है, सर को हटा देती थी। तुरंत 1 सेकंड में मौत होता था। पहले कैसे मौत होता था मैं बताया था, कैसे पनिशमेंट दिया जाता था, डेथ पनिशमेंट। तो मतलब कि जो जिसने इन्वेंट किया था उसका नाम ही शायद गिलोटिन था, उसी के नाम पर पड़ा ये। तो जॉन पॉल मारात कहते थे, है ना, ये जो साहब है, कि ये होना चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों को मारोगे तभी है ना क्रांति सही रहेगी। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा इस मामले में क्या कहते हैं, लालची टाइप के थे। स्टार्टिंग में ये कहते थे कि 200 को मार दो तो क्रांति सही रहेगी, फिर बाद में इन्होंने कहने लगा 200 नहीं, अब 200,000 लोगों को मारो तब क्रांति सही रहेगी। ठीक है, मतलब कि जब है ना, पहले वो कहा करते थे, इफ वी चॉप अप फ्यू हेड्स देन रिवॉल्यूशन विल सस्टेन। फिर उसके बाद कहने लगे चॉप फ्यू मोर हेड्स, कुछ और लोगों को मार दो। ठीक है, गिलोटिन से। अब गिलोटिन के बारे में कहा जाता था कि नेशनल रेजर कहा जाता था इसको। रेजर समझते हो, जिससे शेविंग किया जाता है, नेशनल रेजर, क्योंकि यहाँ पे बहुत इसका यूज होने लगा था फ्रांस में उस टाइम, है ना, जिसको भी मारना है गिलोटिन से मार दो उसको। ठीक है, और कहा जाता था कि गिलोटिन मतलब मानवता के साथ ह्यूमैनिटेरियन है ये, है ना, ये दर्द नहीं, ये पेनलेस होता है। ठीक है, जो भी गिलोटिन से मरता है। लेकिन ऑब्वियसली कोई इंसान जिस पे गिलोटिन गिरा हो, ब्लेड गिरा हो, फिर वापस आके तो नहीं कहा है कि है ना कोई दर्द नहीं होता है ना, तो ये कहने वाली ही बात है, दर्द तो होता ही होगा, लेकिन आप तुरंत मर जाता था ये। और इसका बहुत ज्यादा यूज होने लगा पेरिस में। तो उस टाइम क्या हुआ कि राजा को फिर गिलोटिन कर दिया गया। कब किया गया, यहाँ पे देखो मैं डेट लिखा हूँ, 21 जनवरी 1793 को। ठीक है, राजा को गिलोटिन कर दिया गया, सर काट के हटा दिया गया, है ना। उस टाइम राजा एक भाषण देने का भी राजा ने कोशिश किया था कि अगर मेरी मौत जनता के हित में तो मैं खुशी खुशी में मरूंगा, है ना, ये सब कहा था। लेकिन भगवान से डरो। लेकिन उस टाइम जो वहां के ड्रमर थे उन्होंने ड्रम बजाना शुरू किया कि मुझको आपका सुनना कुछ भी नहीं है। ठीक है, लोग बहुत नफरत करने लगे थे उस टाइम राजा से।
खैर ये बात हुई। उसी के ना 6 महीने बाद उनकी पत्नी मैरी एंटोनेट को भी गिलोटिन कर दिया गया है ना। बहुत दर्दनाक थोड़ा सा इन लोग के साथ हुआ। चलो, लेकिन इसने भी गलत किया, विश्वासघात का काम किया था, ठीक है, खैर कुछ भी है। अब क्या हुआ कि ये गिलोटिन की जो संख्या बहुत बढ़ती जा रही थी, और सबसे ज्यादा बढ़ा कौन रहा था, ये जॉन पॉल मारात। ये लिस्ट भेजते रहता था, है ना, कि ये लोग हैं इनको गिलोटिन करो, ये लोग हैं इनको गिलोटिन करो। उस टाइम एक महिला रहती है, लड़की रहती है, शार्लट कॉर्डे, है ना, स्पेलिंग देख लो, शार्लट कॉर्डे। ये मतलब कि ये जो गिरोटिन है, जो मतलब होता है मॉडरेट ग्रुप है, उनके विचारधारा से प्रभावित थी। इसमें बहुत लोगों में ये मत होने लगा था कि अब बहुत हो चुका है, अब इतना खून खराबे की जरूरत नहीं है, ठीक है, अब क्रांति का जो पर्पस था वो हो चुका है लगभग। तो लेकिन मान नहीं रही थी। तो ये क्या हुआ कि ये आई और इस बहाने से आई कि मेरे पास बहुत सारे लिस्ट हैं विश्वासघाती के, मैं बस जीन पॉल महाराज साहब को ये लिस्ट दूंगी, ठीक है। तो इनको अंदर आने दिया गया और वो कोई रोक टोक भी नहीं था। उस टाइम जीन पॉल महाराज अपने कुछ लेख लिख रहे थे, लेकिन बाथ टब में लिख रहे थे, है ना, और मेडिसिनल बात बेसिकली चल रहा था, उनको जो स्किन डिजीज था इस वजह से। तो मेडिसिनल बात चल रहा था, वहीं पर उसने, है ना, उस पर खंजर भोंक दिया, है ना, और जीन पॉल महाराज उसी टाइम मर गए, ठीक है। कब मर गए? 13 जुलाई 1793 को। और उसी के 4 दिन बाद शार्लट कॉर्डे को भी गिलोटिन कर दिया गया। सबका एक ही उपाय था, गिलोटिन गिलोटिन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर शार्लट सोची थी कि इस इंसान के मरने के बाद शायद कुछ शांति आ जाएगी, है ना, एक इनका शांति का ड्रीम था, है ना, पीस ड्रीम था, पीस का। लेकिन पीस का ड्रीम ये खत्म हो चुका था। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि उसने मराद को मारा, जो कि एक इंसान था, लेकिन बट क्रिएटेड मराद द लेजेंड, है ना। मतलब जब मराद को जब मार दिया गया तो उस टाइम वो इंसान थे, लेकिन मरने के बाद वो लेजेंड बन गया। ऐसा होता है, मरने के बाद वो ज्यादा इंसान नामी हो जाता है। अब क्या हाल हो गया, लोग मराद की पूजा करने लगे थे इनफैक्ट, है ना। जैसे जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफिकेशन किया गया था ना, वैसे ही बात तब इनका क्रूसिफिकेशन का निशानी हो गया था। मतलब लोग इसे भगवान से, है ना, कंपेयर करने लगे थे। इतना, है ना, इसका हाइप बढ़ गया था। इसीलिए जैकोबिन्स और सांस्क्लोटिस ने इनका हाइप बढ़ा दिया था, ताकि ये जो मार रहे हैं उसको मारते रहे हमेशा, है ना, लोगों को गिलोटिन करते रहे। खैर, इसके बाद क्या हुआ कि एक टाइम आता है रेन ऑफ टेरर, है ना, आतंक का काल। ये देखो 1793 से 1794, ठीक है, देख सकते हो, है ना, राजा को गिलोटिन कर दिया गया। उसके बाद रेन ऑफ टेरर स्टार्ट होता है। बेसिकली एक, है ना, मेंबर ऑफ पब्लिक सेफ्टी नाम का एक ग्रुप बनता है ना, जिसमें 12 आदमी का काउंसिल रहता है। ये लोग ही पूरा डिसाइड करते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब इस टाइम तक क्या हो गया था, 1793 में एक नया जनरल आ गया था, नेपोलियन बोनापार्ट, जिसकी वजह से, नेपोलियन बोनापार्ट की वजह से मतलब फ्रांस अब जीतने लगी थी, और फ्रांस तो इसी फ्रंट फुट पे आ चुकी थी, है ना। तो बाहर के लोग भी अब, मतलब बाहर के देश भी पीछे हटने लगे थे, तो थोड़ा सा खतरा कम हो चुका था। लेकिन आतंक का काल में अभी भी मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, जो एक टाइम, है ना, पेनल्टी के विरोध में रहता था, अब इसको मजा आने लगा था कि अच्छा वो लोग मर रहे हैं। इसका शक अभी भी खत्म नहीं हुआ था। ये चाह रहा था कि और लोग को मारा जाए, ना, जो भी विरोध में आ रहा है उसको मार दिया जाए, ठीक है। तो उस टाइम बहुत सारी चीजें हो गई। देखो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन वाज सस्पेंडेड, है ना, जो भी संविधान था उसको सस्पेंड कर दिया गया। ऑल राइट्स वर टेकन अवे, जितने भी राइट्स थे उनको छीन लिया गया। एनीवन सस्पिशियस वाज गिलोटिन्ड, है ना, जो भी जिसपे भी सस्पिशन रहता था, संदेह रहता था, गिलोटिन कर दो, डायरेक्ट मौत की सजा, उसके नीचे बात ही नहीं होती थी। हजारों की तादाद में लोग मारे जा रहे थे इस संदेह में। इनफैक्ट हो क्या गया था कि ये जो सरकार है, इसने हर जगह, है ना, क्या होता है उसको क्या कहते हैं, जासूस, है ना, तैनात कर दिए थे कि कोई भी सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलेगा उसको गिलोटिन कर दिया जाएगा। मतलब उस टाइम, है ना, ब्रेड का प्राइस ज्यादा बढ़ चुका था। आप शिकायत करोगे ब्रेड का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, आपको गिलोटिन कर दिया जाएगा। आप, है ना, क्या कहता है, उत्सुकता नहीं दिखाओगे रिवॉल्यूशन के साथ, है ना, रिवॉल्यूशन के साथ में, तो भी आपको गिलोटिन कर दिया जाएगा। मतलब रिवॉल्यूशन हो रहा है तो उसमें आपको उत्सुकता दिखानी है, ऐसा नहीं कि ठीक है हो रहा है हमको कोई मतलब नहीं है। समझ लो, गिलोटिन करने के अनेक कारण थे यहाँ पर, और किया जा रहा था ये सब, है ना, आपको लग रहा होगा, लेकिन बहुत किया जा रहा था। फिर कैथोलिक चर्च वर डिस्ट्रॉयड, कैथोलिक चर्च को भी, है ना, खत्म कर दिया गया। जितने भी रिलीजियस सिंबल है सबको हटा दिया गया, उसका नामो निशान हटा दिया गया, ठीक है। और रॉबेस्पियर थोड़ा सा फैंटेसी की दुनिया में जाने लगे थे। अब इनका सोच क्या हो गया था कि ऐसा नहीं कि आप, मतलब क्रांति तो अपना पर्पस हो ही गया था, है ना, ऐसा नहीं कि आप घर में बैठे हो तो, है ना, क्या कहता है, क्रांति के साथ में नहीं, आपको शो करना होगा कि आप क्रांति के सही में साथ में हो, ठीक है। आपको मतलब कि
फ्रांस में है ना क्या कहते हैं अपना कुछ ना कुछ योगदान देना ही होगा, क्योंकि ये फैंटेसी अब कैसे इंसान कॉमन इंसान समझेगा। फिर यही है ना चीज जो होती है वो फ्रांस के है ना क्या कहते हैं दूर दराज के है ना गांव में भी ये रेन ऑफ टेरर, ये जो आतंक है फैलता जाता है, वहां पर भी जो भी सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलता था उसको गिलोटिन कर दिया जाता था, मतलब हद से ज्यादा हो गई थी। उस टाइम क्या हुआ, जो इनके पुराने मित्र थे डेंटन, ठीक है, डेंटन ने क्या कहा कि देखो टेरर हैज सर्व्ड इट पर्पस, है ना, ये जो आतंक का जो पर्पस था, ये लोग भी पहले ना आतंक के साथ ही थे कि हाँ आतंक हो गया तभी ना क्रांति जिंदा रह पाएगी, लेकिन इन्होंने कहा कि अब जो भी जो आतंक का जो एक पर्पस था वो पूरा हो चुका है ना, सब कुछ व्यवस्था सही हो चुकी है, जो भी है ना विरोधी थे उनको तो मार ही दिया गया, अब क्या करना है। लेकिन मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर अभी भी संतुष्ट नहीं थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, डेंटन है ना थोड़ा सा मतलब रॉबेस्पियर के खिलाफ होने लगे कि है ना इसको अब हटाना चाहिए पद से, नहीं तो फिर ये तो सबको मरवाते रहेगा, ठीक है, हर कोई शक की नजर में रहता था, जिसको रॉबेस्पियर को मन करता था मरवाने का मरवा दिया करता था। तो डेंटन को है ना क्या कहते हैं जैकोबिन क्लब वाले ने घेर लिया और इसे भी गिलोटिन कर दिया गया, जो इसके साथ हमेशा रहता था एक दोस्त की तरह। 5 अप्रैल 1794 को इसे भी गिलोटिन कर दिया गया और मरने के वक्त इसने एक बहुत फेमस लाइन कहा था, माई ओनली रिग्रेट इज दैट आई एम गोइंग बिफोर दैट रेट रॉबेस्पियर। मेरी जिंदगी का बस एक रिग्रेट रहेगा कि मैं मर रहा हूं उस रॉबेस्पियर से पहले, है ना, ये मेरा रिग्रेट है, समझ लो ये हाल होगा। तो अभी आप लोग, मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाह रहा हूँ, अभी आप लोग देख सकते हो कि यह रॉबेस्पियर है ना जो पहले प्रेस के साथ रहता था कि प्रेस का राइट सब लोग को होना चाहिए, फ्री प्रेस होना चाहिए, आज उसने सारे न्यूज़पेपर को बैन कर दिया है, ठीक है। तो इसी में एक मुझे फिल्म का एक डायलॉग याद आ रहा है अभी, है ना, बैटमैन द डार्क नाइट में एक ये डायलॉग था, आइदर यू आइदर लिव अ हीरो और यू डाई एज अ विलन, नहीं ऐसे नहीं, है ना, बैटमैन द डार्क नाइट में ऐसे करके थोड़ा सा हार्वी डेंट ने एक डायलॉग कहा था, यू आइदर डाई अ हीरो और यू लिव इनफ टू सी योरसेल्फ बिकम अ विलेन, ठीक है, ये बहुत भयंकर डायलॉग है जो रॉबेस्पियर पे साफ लागू हो रही है ना, या तो आप एक हीरो की तरह मरोगे या नहीं तो इतने दिन तक जिंदा रह जाओगे कि खुद आप विलेन बन जाओगे। तो समझ सकते हो वह इंसान जिसे प्रजा इनकरप्टिबल समझा करती थी, आज वही रॉबेस्पियर है ना लोगों को प्रजा को मारते जा रहा है, प्रजा उससे असंतुष्ट हो चुकी है ना। वह रॉबेस्पियर जो कभी फ्री प्रेस के लिए साथ रहता था, आज वो प्रेस के खिलाफ हो गया, फ्री प्रेस के। वो रॉबेस्पियर जो हमेशा चाहता था कि सारे लोगों को सम्मान, है ना, राइट्स मिलना चाहिए, समान राइट्स मिलना चाहिए, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी होना चाहिए, वह आज इस कॉन्स्टिट्यूशन, इस संविधान, इस डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन के खिलाफ हो गया है ना। तो यही समय होता है, समय सबको बदल देता है। तो हुआ क्या कि लगभग 27 जुलाई 1794 की बात है, नेशनल असेंबली में ये रॉबेस्पियर फिर से पहुंचे, फिर से एक नया लिस्ट लेकर, है ना, कि मुझको और लोगों पर संदेह है कि ये लोग भी है ना सरकार के खिलाफ हो सकते हैं। तो वहां पे जितने लोग मौजूद थे सब डर गए, है ना, कि उसमें मेरा भी नाम हो सकता है। तो सब लोगों ने एक ही करके, मतलब एक ही साथ रॉबेस्पियर पे क्या किया, आक्रमण कर दिया और उससे बंदी बना लिया वहीं पर नेशनल असेंबली में ही, ठीक है। रॉबेस्पियर को भी मालूम नहीं था कि ऐसा ऐसा हो सकता है, लेकिन अब बहुत हो चुका था, है ना, बहुत हो चुका है, इससे अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो सकता आतंक, ठीक है। तो रॉबेस्पियर को बंदी बना लिया गया, है ना। फिर उसके बाद अगले ही दिन 28 जुलाई 1794 को इसे भी गिलोटिन कर दिया गया और यहीं पर आतंक का काल खत्म होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, 4-5 साल बाद, है ना, मतलब उसी टाइम काउंसिल ऑफ डायरेक्टर्स बनता है, ठीक है। मतलब देख सकते हो जिसने आतंक शुरू किया उसी के मरने के बाद आतंक का काल खत्म होता है। यहाँ पे भी देखो 28 जुलाई 1794 लिखा हूँ, यहाँ पर भी मैं लिखा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद काउंसिल ऑफ डायरेक्टर्स बनता है, फिर उसके बाद नेपोलियन का आता है पिक्चर में, नेपोलियन साहब पिक्चर में आते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। और इनफैक्ट आज जो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोगों को कुछ नोट्स बनाने हैं यहाँ पे, अगर चाहो तो रेफरेंस के लिए कुछ लिख सकते हो, है ना, जब मैं यहाँ से साइड हटूंगा। लेकिन हम लोग इसका डिटेल में, है ना, क्या कहते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नोट्स देख लेंगे, है ना, जो एनसीईआरटी का नोट्स है, ठीक है, और उसको आप लोग याद कर लेना। उस टाइम में इतना ज्यादा नहीं समझाऊंगा, तो इसलिए आप लोग ये लेक्चर 1-2 बार अगर चाहो तो फिर से देख सकते हो। आई होप कि आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा, है ना, कहानी टाइप से लगा होगा, तो कुछ भी टेक्निकल आज हम लोग देख नहीं रहे थे। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।